गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? वेरी गुड मॉर्निंग अर्जुन। चलिए जी, करते बेटा फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट। बस तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। जितनी भी बातें करी उनको रिवाइज करेंगे, फिर आगे वाली बातों को क्लब करेंगे। वैसे तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर हो चुका है, बस सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है। उन पर जाने से पहले तो जितना भी चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। तो पूरा चैप्टर 3 बेटा यहाँ पर रिवाइज होने जा रहा है, तो रिविजन में आप लोग भी पार्टिसिपेट करिएगा। बेटा सिर्फ चैप्टर 3 रिवाइज करना है, सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं? बताओ जैसे कहो। नहीं, सारे के फायदे तब है जब आप रिवीजन करवा पाओ। तो लग रहा है चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की रिवीजन करवा पाओगे। चलो देखते हैं करवा पाते हो या नहीं। तो सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखते हैं पुरानी बातें कितनी याद है। और ऑब्वियसली आप पढ़ करके नहीं आए, रिवाइज नहीं करा, फिर भी आप पुरानी बातों को रिकलेक्ट कर पाते हैं, नहीं उस चीज पर आते हैं। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जितनी भी बातें अभी तक पढ़ी है सबको हम रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन में आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमने सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ा था। उसने आपको इस एक्ट का टाइटल बता दिया था, कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कहां पर अप्लाई करेगा? पूरे इंडिया के ऊपर। और उसके बाद हमने कुछ कंपनीज की बातें पढ़ी थी जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट के साथ साथ उनका स्पेशल एक्ट भी अप्लाई करता है। तो इन केस ऑफ क्लैश कौन सा एक्ट प्रिवेल कर जाएगा? स्पेशल एक्ट प्रिवेल। और बड़ा सेक्शन 1 में जाते जाते सीजी को एक और पावर दे दी गई थी कि सीजी अगर चाहे तो वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट की कोई भी बात नोटिफाई कर सकता है। इसके बाद हमने कंपनी का मतलब जाना था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। बहुत अच्छा है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो चाहे आप नए कंपनी लॉ में चाहे पुराने में आपको कंपनी माना जाएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन हमने करी थी, अगर कोई कंपनी नए कंपनीज एक्ट में बनी है कंपनी है, पुराने कंपनीज एक्ट में बनी थी कंपनी थी। पर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, क्या उसे कंपनी माना जाएगा? नहीं, उस पर हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं करता। पर अगर उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऐसी कंपनी को नाम क्या देंगे? फॉरेन कंपनी। बेटा क्या फॉरेन कंपनी भी हमारे लॉ के लिए कंपनी है? नहीं। क्या उस पर पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट एज इट इज अप्लाई करेगा? नहीं, पर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेगा। वो सब हम चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे। इसके बाद हम कंपनीज के फीचर्स पर चले गए थे। एक एक करके फीचर हमने डिस्कस किया कि कंपनी होती है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जिसको कंपनीज एक्ट के तहत किया जाएगा इनकॉर्पोरेट। कौन से सेक्शन में इनकॉर्पोरेट करना फाइनली आपने सीखा था? सेक्शन नंबर 7। इनकॉर्पोरेट होते ही वो जाती है एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी होगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर होती है, पर अगर आपने अनलिमिटेड कंपनी बनाई है वहां पर मेंबर की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं आएगी। अगला फीचर सेपरेट प्रॉपर्टी का आ गया था। कंपनी जितनी भी प्रॉपर्टी अपने नाम में होल्ड करेगी, किसी को स्यू करना है अपने नाम में स्यू करेगी। फिर बड़ा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का फीचर आपने देखा था कि क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल होता है? प्राइवेट कंपनी का शेयर क्या नालायक ट्रांसफरेबल होता है? बिल्कुल, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। क्या पब्लिक कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है? यस, उसे आप मानते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसके बाद बड़ा हर कंपनी के काम करने का एक दायरा होता है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है। उससे बाहर जाकर अगर आप काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। एंड अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो। केस का नाम क्या था जहां अल्ट्रा वायरस सीखा था? एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इसके बाद बेटा एक फीचर आपका आ गया था सेपरेट मैनेजमेंट का कि कंपनी में पैसा मेंबर लगाते जरूर है पर चलाते डायरेक्टर है। पर कभी कभी डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने के लिए मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो पूरे कंपनीज एक्ट में जितने भी काम मेंबर के लिए रिजर्व्ड है उन्हें क्या बोला जाएगा? बिजनेस। और बेटा बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? 2, या तो ऑर्डिनरी या स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस पूरे लॉ में कितने हैं? सिर्फ 4। बाकी सारे कैसे होते हैं? स्पेशल। इन पर अप्रूवल देने के लिए मेंबर क्या पास करेंगे? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में कितने प्रकार के हैं? 2, ओआर एंड एसआर। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर, स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। ओआर पास कब मानेंगे? व्हेन वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। एसआर पास मानेंगे व्हेन वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम्स दी वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। ओआर या एसआर पास कराने के लिए या तो मेंबर की आप जनरल मीटिंग बुला सकते हैं या मेंबर को चिट्ठी डाल सकते हैं। मेंबर को चिट्ठी डालने को क्या कहेंगे? पोस्टल बैलेट। अगर जनरल मीटिंग बुलाई है वोटिंग में मीटिंग में वोटिंग का पहला तरीका शो ऑफ हैंड्स, दूसरा तरीका पोल एंड तीसरा तरीका कौन सा आ जाएगा? ई वोटिंग। कमिंग डाउन टू डायरेक्टर, वो भी 2 प्रकार के रिजोल्यूशन पास करेंगे, या तो रिजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी या यूनानिमस। यूनानिमस रिजोल्यूशन पूरे लॉ में कितने कामों के लिए चाहिए? सिर्फ 3, वरना सिर्फ रिजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी से हमारा काम चलता है। एंड उसके लिए या तो आप डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए या डायरेक्टर्स को चिट्ठी डाल दीजिए। डायरेक्टर को चिट्ठी डालने को क्या बोला गया था? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पर बेटा जो यूनानिमस रिजोल्यूशन होता है वो हमेशा कहां पर पास होगा? बोर्ड मीटिंग में। इसके बाद बड़ा सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर का डिस्कशन किया था। एक केस हमने डिस्कस किया था जहां पर आप शूज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थे, बिजनेस ट्रांसफर किया, सिक्योर डिबेंचर लिए, तो बाइंडिंग अप पर पहले आपको पैसा मिला था। केस का नाम सेलेमन वर्सेस सेलेमन कंपनी लिमिटेड। दूसरे केस में बेटा आपने कंपनी बनाकर कंपनी के नाम में एग्रीकल्चर इनकम कमाई थी, जो कंपनी ने आपको पास ऑन करी, तो आपके हाथ में डिविडेंड इनकम की तरह टैक्सेबल हो गई। केस का नाम मिसेस बच्चाएव गुजरार। इसके बाद बेटा हमने कॉर्पोरेट या डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ डिस्कस किया था। वहां पर हमने केस डिस्कस किया जहां पर एक इंसान ने 4 कंपनीज बनाकर अपनी इनकम और एसेट को स्प्लिट कर दिया था और उस वजह से उसने टैक्स बचाने की कोशिश करी। केस का नाम दिन शो। दूसरे केस में बेटा आपने क्लाइंट सॉलिसिट अवे करने के लिए कंपनी बनाई थी ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर पाए। केस का नाम गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न। तो बेटा कॉर्पोरेट वेल आपकी लिफ्ट हो सकती है या तो अंडर द स्टैट्यूटरी प्रेसिडेंट्स या फिर अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन या अंडर द जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट तो हमने डिस्कस किए। लॉ मेकर भी कभी-कभी आपको कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की इजाजत दे देगा, जिसमें हम सेक्शन 3A सेक्शन 7 ऐसी बातें पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा हम आगे थे अपने टॉपिक टाइप्स ऑफ द कंपनी के। टाइप्स ऑफ द कंपनी में हमने डिस्कस किया था सबसे पहला प्रकार होता है आपका बेसिस रजिस्ट्रेशन, बेसिस स्टैट्यू। बेसिस स्टैट्यू बेटा एक कंपनी आपकी हो सकती है कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट, या वो उसके कंपनी जैसी एंटिटी जिसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोला जाएगा। फिर बेटा हमने यहाँ पर मीनिंग जाना था बेसिस रजिस्ट्रेशन एक कंपनी उसके प्राइवेट या पब्लिक।
प्राइवेट कंपनी डिफाइंड थी सेक्शन 2 क्लॉज 68. कैसे डिफाइंड थी? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer its shares. P से क्या बना था? Prohibits any invitation to the public to subscribe to its securities and except in case of OPC limits the number of its members to 200. पर 200 के लिमिट में अगर ज्वाइंट मेंबर होने कैसे काउंट किया जाएगा? सिंगल. एंड कुछ लोगों को 200 के लिमिट में काउंट ही नहीं करते. किसको? एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉय, दूसरा पास्ट एम्प्लॉय जिसको शेयर कम मिला था जब वो एम्प्लॉय था और जॉब छोड़ने के बाद भी उसने शेयर अपने पास रखा, तो वो भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा. फिर बड़ा हम गए थे पब्लिक कंपनी पर. पब्लिक कंपनी आपका डिफाइन था सेक्शन 2 क्लॉज 71. Public company means a company which is not a private company and having a minimum paid up capital as may be prescribed. और आज अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी बना रहे हो जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस प्राइवेट को भी क्या मान लिया जाएगा? एक डीम्ड पब्लिक कंपनी की तरह आप उसे ट्रीट कर लेते हैं. फिर बेटा प्राइवेट कंपनी का हमने फर्दर सब कैटेगराइजेशन किया था. या तो वो उसके ओपीसी मतलब जिसमें एक ही मेंबर होगा, या वो उसके बेटा एक स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी आपका डिफाइन था सेक्शन 2 क्लॉज और अच्छे 85 में. स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितनी होगी? 4 करोड़ एंड पिछले साल की टर्नओवर मैक्सिमम कितनी होगी? 40 करोड़. पर 3S कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती. कौन कौन सी? सेक्शन 8 सब्सिडरी होल्डिंग एंड स्पेशल एक्ट से गवर्न एक कंपनी को आप कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा यहां पर नहीं दे पाएंगे. अगला आया था बेसिस लायबिलिटी. कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी शेयर्स या अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी कौन से अमाउंट तक? अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर. बेटा लिमिटेड बाय गारंटी में भी लायबिलिटी लिमिटेड है और गारंटी अमाउंट तक लिमिटेड है जो मेंबर किस इवेंट में ला करके देगा? पॉइंटिंग. पर अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होती. पर क्या कंपनी का क्रेडिटर मेंबर को डायरेक्टली स्यू कर पाएगा? नहीं. वाया कंपनियों से अपना अधिकार यहां पर एनफोर्स करवाना पड़ेगा. अगला क्लासिफिकेशन आपका आ गया था बेसिस कंट्रोल. अ कंपनी कैन बी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट. तो बड़ा सब्सिडरी कंपनी हमने पढ़ा था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87. तो बड़ा 2 क्लॉज 87 में आपका टर्म सब्सिडरी कंपनी डिफाइन था. सबसे पहली बात, सब्सिडरी आप देखेंगे हमेशा किसी दूसरी कंपनी के रिलेशन में, और किसी भी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के कितने रास्ते होते हैं? तो या तो आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लीजिए. आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कब करेंगे? जब आपके पास उस कंपनी में सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का अधिकार आ जाएगा. या फिर आपके पास उसकी कितने परसेंट की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए? 50% से ज्यादा. जब बेटा टोटल वोटिंग पावर की बात करते हैं तो किसी भी मेंबर के पास कितनी वोटिंग पावर है वो उसके शो ऑफ हैंड से डिसाइड होगा, पोल से डिसाइड होगा. पोल पर बेटा जब हम वोटिंग पावर देखेंगे तो आप पेड अप इक्विटी देखेंगे या प्रेफरेंस देखेंगे? नॉर्मली सिर्फ पेड अप इक्विटी देखा जाएगा, पर कभी कभी प्रेफरेंस कैपिटल भी काउंट होता है क्योंकि प्रेफरेंस वाले को भी वोटिंग का अधिकार मिलता है. कितने केसेस में? 4. तो सेक्शन 47 में वो 4 केसेस हमने डिस्कस किए थे. याद हो तो बेटा कब कब मिलता है? Any resolution directly affecting his right. दूसरा resolution for winding up. तीसरा resolution for capital reduction. या अगर कितने साल का डिविडेंड पे नहीं किया? 2 साल. फिर वो हर रेजोल्यूशन पर वोट डालेगा. तो कभी कभी वो भी यहां पर कंसीडर किया जा सकता है. ध्यान रखना यहां पर टर्म आपकी आ गई थी टोटल वोटिंग पावर. और बेटा किसी भी कंपनी को सब्सिडरी बनाना है आप ये राइट डायरेक्टली एक्वायर कर सकते हैं, वरना अपनी किसी और सब्सिडरी के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं, तब भी वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी. और इस सेक्शन के पर्पस के लिए कंपनी के मीनिंग में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड को भी कवर किया गया था. तो इंडिया के बाहर भी अगर कोई आपकी सब्सिडरी है उसे भी सब्सिडरी माना जाएगा. अगली बात यहां पर बेटा लेयर्स की आ गई थी. किसी भी कंपनी की मैक्सिमम लेयर ऑफ सब्सिडरी कितने अलाउड है? तो पर ये वाली बात आपकी बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है. और अगर आपने एक लेयर वॉस की ओपन कर दी तो इनडायरेक्टली आपको 3 लेयर ओपन करना यहां पर अलाउ कर दिया जाएगा. इसके बाद होल्डिंग पढ़ा था. होल्डिंग किसी भी कंपनी को तब बोला जाएगा जब दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी है. फिर बड़ा एक मीनिंग हमने देखा था एसोसिएट कंपनी का एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6. कैसे डिफाइन थी? किसी भी कंपनी को एसोसिएट बनाने के लिए आपको उसमें क्या एक्वायर करना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कितने परसेंट की वोटिंग पावर? एटलीस्ट 20% की वोटिंग पावर, या किसी एग्रीमेंट के जरिए उसके कौन से डिसीजंस का कंट्रोल? बिजनेस डिसीजन का कंट्रोल आपके पास आना चाहिए. पर बेटा वोटिंग पावर एक्वायर करते करते अगर वो 50 से टप गया तो एसोसिएट बोलेंगे, सब्सिडरी बोलेंगे. और कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए एक और कंपनी को एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में कवर किया गया था. जॉइंट वेंचर कंपनी को भी यहां पर हमने कवर किया था. फिर बेटा अगला क्लासिफिकेशन हमारा बेसिस लिस्टिंग आ गया था. कंपनियां तो लिस्टेड होगी, अनलिस्टेड. लिस्टेड मतलब जिसकी कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है. फिर बेटा मिसलेनियस क्लासिफिकेशन आया था जहां पर हमने गवर्नमेंट कंपनी वर्ड को समझा था. तो गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी कब बनेगी? जब सरकार उसमें क्या एक्वायर करेगी? 51% की पेड अप कैपिटल. वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल मिलाकर के होल्ड कर सकती है. पर अगर उस कंपनी ने डीवीआर वाला शेयर इशू कर रखा है तो पेड अप कैपिटल की जगह आप क्या चेक करोगे? टोटल वोटिंग पावर. और किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाने का एक और रास्ता हुआ करता था कि आप क्या बन जाइए? किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी. तब भी आपको गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाएगा. और गवर्नमेंट कंपनी के खाते साल के एंड में एजीएम होते 3 महीने में आप पार्लियामेंट के आगे पेश करेंगे. और गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहां पर नहीं होते. फिर बड़ा यहां पर हमने निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी ये सब डिस्कस किया था. पेपर के लिए इतना रेलेवेंट नहीं था. सेक्शन 8 कंपनी भी हमने डिस्कस किया था. फॉरेन कंपनी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. एंड जाते जाते यहां पर हमने टर्म डिस्कस करी थी मेंबर. तो बड़ा किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए यहां पर 3 पॉइंट्स आए थे. मेंबरशिप आप कैसे कैसे एक्वायर कर सकते थे? या तो बेटा आप इनकॉर्पोरेशन के समय ही कंपनी के सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम बनके मेंबर बन सकते हैं, और उस दिन आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही मेंबर मान लिया जाएगा. अगली बात बेटा आप इन राइटिंग एग्री करके मेंबर बन पाएंगे. यहां पर या तो आप डायरेक्टली कंपनी से अलॉटमेंट में शेयर ले लीजिए, या शेयर आपको ट्रांसफर हो जाए, या शेयर आपको ट्रांसमिट हो जाए. और अगर शेयर डीमैट फॉर्म में होता है तो बेटा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा जाता है? डिपॉजिटरी का. तो कंपनी का मेंबर किसको माना जाता है? जिसका भी नाम डिपॉजिटरी के रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में दर्ज होगा उसको यहां पर मेंबर मान लिया जाएगा. आई गेस बेटा ये सारी बात हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करी थी. चलो तो चैप्टर 1 तो आपका हुआ रिवाइज. आते चैप्टर 2 पर. ऐसे ही मूड हुआ तो
चलिए, तो बेटा चैप्टर सेकंड फिर हमने डिस्कस किया था। सबसे पहली बात यहाँ पर हमने टर्म प्रमोटर का मीनिंग जाना था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69। किसी भी पर्सन के प्रमोटर बनने के लिए कितने रास्ते थे? 3। तो किस किस को प्रमोटर माना जाएगा? जिसका नाम कंपनी खुद से बताएगी, कहां पर? प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में, या जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर क्या होगा? कंट्रोल, या जिसकी डायरेक्शंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कस्टम ट्रैक। पर इसमें आप किसको काउंट नहीं करोगे? एक प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले पर्सन को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बेटा सेक्शन 3 यहाँ पर आया था, उसने बताया था किसी भी कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में हमेशा 1। बेसिस लायबिलिटी 3 प्रकार की कंपनियां बनाएंगे, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड। पर अगर आप आईएफएससी कंपनी हो वो हमेशा कैसी होगी? लिमिटेड बाय शेयर। उसके बाद बेटा ओपीसी बनाने के लिए मेंबर जैसी आरओसी के पास आईएनसी 32 फाइल करेगा, साथ में किसका नाम बताएगा? नॉमिनी। नॉमिनी का नाम आरओसी कहां रिकॉर्ड करता है? मेमोरेंडम में। बेटा फ्यूचर में नॉमिनी चाहे कि अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनी को ये बात किस किस को बतानी पड़ेगी? कंपनी को भी और मेंबर को भी। जैसे ही वो मेंबर को ये बात बताएगा, मेंबर अपने नए नॉमिनी का नाम कंपनी को बताएगा 15 दिन में। कंपनी आरओसी को बताएगी 30 दिन में। कौन से फॉर्म में? आईएनसी। 4 मेंबर चाहे वो भी नॉमिनी बदल सकता है, नए नॉमिनी का नाम कंपनी को बताएगा, कंपनी 30 दिन में आरओसी को बताएगी। और कल को अगर मेंबर की डेथ हो गई या वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नॉमिनी बन जाएगा मेंबर, फिर वो अपने नई नॉमिनी का नाम कंपनी को बताएगा 15 दिन में, कंपनी आगे आरओसी को बताएगी 30 दिन में, वही फॉर्म आईएनसी 4 में। फिर बेटा हम रूल 3 पर आए थे, उसने बताया था कि किसी भी ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन भी हो, पर क्या रेजिडेंट होना जरूरी है? अदर वे राउंड वैसे रेजिडेंट माना किसको जा रहा था? जो पिछले साल 120 दिन इंडिया के अंदर रहा हो। मैक्सिमम कितने ओपीसी के मेंबर? 1। कितने के नॉमिनी? 1। पर क्या एक का मेंबर दूसरे का नॉमिनी बन सकते हो? पर कल को दूसरे में भी मेंबर बन गए तो सिचुएशन कितने दिन में करेक्ट करनी पड़ेगी? 180 दिन में आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। 3 रेस्ट्रिक्शन यहां पर हमने पढ़ी थी कि कोई माइनर ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं होता, सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम नहीं करोगे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करना आपको अलाउड नहीं होगा। अगली बात बेटा फिर यहां पर हमने कन्वर्जन की जानी थी एज पर रूल है कि अगर आप चाहे तो ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको ध्यान रखना एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 122। मिनिमम कैपिटल, मिनिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर्म आईएनसी 6 आप फाइल करोगे, सब कुछ हो गया तो आपकी कंपनी हो जाएगी कन्वर्ट। लाइकवाइज अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन 8 नहीं है उसको भी ओपीसी में कन्वर्ट कर पाओगे, उसके लिए एसआर पास करेंगे, एनओसी लेंगे किस किस से? मेंबर से एंड कैरेक्टर से। एसआर की कॉपी 30 दिन में एमजीडी 14 में फाइल करी जाएगी, फिर एक फॉर्म फाइल होगा आईएनसी 6, सब कुछ हो गया तो आपकी कंपनी हो जाएगी कन्वर्ट। इसके बाद बड़ा सेक्शन 3A हमने पढ़ा था, किस चीज का था? मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर पब्लिक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर 7 से नीचे चले गए, प्राइवेट कंपनी के मेंबर 2 से नीचे चले गए, तो कंपनी को कितना समय मिलेगा? 6 महीने। पर अगर आपने 6 महीने में भी मेंबर को इंक्रीज नहीं किया तो जितने भी मेंबर होंगे वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे कंपनी के डेट्स के लिए, प्रोवाइडेड दे वर कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट। फिर बेटा हमने मेमोरेंडम का सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4। मेमोरेंडम में सारे क्लॉजेस आपने डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्लॉज नेम क्लॉज, दूसरा सिचुएशन, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, एंड फाइनली ओपीसी के केस में आपका नॉमिनेशन क्लॉज यहां पर आ जाता है। इन सब में बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे क्रूशियल होता है, बिकॉज़ अगर आपने उसके दायरे से बाहर जाकर काम किया तो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस। एशबरी का केस हमने डिस्कस किया था कि एशबरी वाज इनटू द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, पर उसने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, तो वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होगा। एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहां पर हमने सीखा था, कौन सा? रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पिक्चर में आई थी। पर हमने जाना था जी हर एक छोटी छोटी बात आपको मेमोरेंडम में लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ पावर्स को आप इंप्लाइड मानते हुए भी चल सकते हो। फिर बेटा एक एक करके हमने सारे क्लॉजेस की चर्चा स्टार्ट करी थी। सबसे पहले नेम क्लॉज, किसी भी कंपनी का नामकरण करते वक्त कितनी बात का ध्यान रखना पड़ेगा? 4। नाम आइडेंटिकल ना हो, ऑफेंसिव ना हो, सीजी की ओपिनियन में अनडिजायरेबल ना हो, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आप नाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए एक नई नई कंपनी अपना नाम रिजर्व करवाने के लिए कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेगी? स्पाइस प्लस। कितने दिनों के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा? 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। पर अगर दिन एक्सपायर होने वाले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कितने रुपए की फीस देकर? 1000 रुपए की फीस देकर 40 दिन हो जाएगा, 2000 की फीस देकर 60 हो जाएगा, डायरेक्टली 3000 की फीस देकर डायरेक्टली 60 हो जाएगा। और अगर एक एक्जिस्टिंग कंपनी नाम बदलना चाह रही है, कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेगी? रन। और बेटा उस केस में नाम कितने दिनों के लिए रिजर्व होगा? 60 दिन। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर है, कितने दिन का रिसबमिशन का टाइम मिल जाता है? 15 दिन। और बेटा इस तरीके से आपने एक नाम रिजर्व करवाया, पर आरओसी को पता चला आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर के नाम रिजर्व करवाया था और कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो आरओसी क्या करेगा? रिजर्व नेम कैंसिल, कितने रुपए की पेनल्टी लगा देगा? 1 लाख। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी तो आरओसी कंपनी को नाम चेंज करने के लिए बोलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर, वरना कंपनी का स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है, कंपनी को वाइंड अप भी यहां पर कराया जा सकता है। अगला केस बेटा हमने जाना, हमने सारी जानकारी सही दी थी, फिर भी कंपनी का अगर कभी भी एक गलत नाम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए तो कंपनी का नाम रेक्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा कौन से सेक्शन में? 16। किसके पास पावर थी? सीजी। तो बेटा या तो सीजी सुओ मोटो किसी भी कंपनी को नाम बदलने के लिए बोल सकता है विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर, या किसी ट्रेडमार्क होल्डर की कंप्लेन पर उसकी कंप्लेन आनी चाहिए 3 साल में। ऐसे केस में भी कंपनी आपको नाम बदलना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर। और अगर सीजी के कहने पर आपने नाम नहीं बदला तो ऑटोमेटिकली वो ओआरडीएनसी वाला नाम आपको मिल जाएगा और जिंदगी भर क्या उस नाम के साथ आपको जीना पड़ेगा? नहीं, वॉलंटरीली आप अपना नाम कभी भी खुद बदल सकते हैं। कौन से सेक्शन में जाकर? सेक्शन 13। क्यों बेटा? सेक्शन 13 आपका डील करता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं, क्या पास करना पड़ेगा? एसआर, एक्सेप्ट कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज। वो हम ऑल्टर करना सीखेंगे सेक्शन 61 में बाय पासिंग ओआर। तो अगर आपको नाम बदलना है, एसआर पास करना पड़ेगा, साथ में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का। हालांकि सीजी के अप्रूवल की जरूरत 2 केसेस में नहीं होती। अगर नाम में सिर्फ वर्ड प्राइवेट आप ऐड या डिलीट करना चाह रहे हो, एसआर की कॉपी सीजी का अप्रूवल आरओसी के पास फाइल करेगा, आपका नाम चेंज हो जाएगा। पर अगर 3 चीजों का डिफॉल्ट किया है तो नाम चेंज करना अलाउड नहीं होगा।
एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिपॉजिट, डिबेंचर है उनके ब्याज का अगर डिफॉल्ट है तो ऐसे केस में आपको नेम चेंज परमिटेड नहीं होगा। फिर बेटा हम गए थे सिचुएशन क्लॉज पर, क्या हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना अनिवार्य है, कितने दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एस्टैब्लिश होगा, 30 दिन। ये बात कहां पर लिखी थी, सेक्शन नंबर 12। तो बेटा सेक्शन 12 ने आपको बताया था हर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश भी करेगी, उसका वेरिफिकेशन भी फाइल करेगी, वरना लगेगी पेनल्टी, स्ट्राइक ऑफ भी यहां पर हो सकता है। फिर एक रिक्वायरमेंट यहां पर लेबलिंग की आई थी। फिर अगली रिक्वायरमेंट हमने जानी, कभी भी कंपनी नाम चेंज करेगी नए नाम के साथ पुराना नाम कितने टाइम तक लिखना होगा, 2 साल। और अगर आप ओपीसी हो तो नाम के नीचे ब्रैकेट में वर्ड 1% कंपनी आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर हमने शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस का कानून सीखा था। तो अगर आप विद इन सिटी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना चाहते हैं, क्या चाहिएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। आउटसाइड सिटी भी जाना चाहते हैं तो साथ में एसआर आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपका स्टेट सेम है पर आरओसी बदल रहा है तो साथ में किसका अप्रूवल लगेगा, आरडी से जब अप्रूवल लेने जाएंगे, आरडी आपको अप्रूवल प्रोवाइड करेगा 30 दिन में, जिसकी कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करेंगे 60 दिन में, और आरओसी उसको सर्टिफाई कर देगा 30 दिन में। पर अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट बदल रहा है, उसका आंसर सेक्शन 12 में नहीं था, कहां पे था, सेक्शन 13, क्योंकि इस केस में आपको अपना मेमोरेंडम भी ऑल्टर करना होगा। तो स्टेट बदलने के लिए एक तो आप एसआर पास करोगे, साथ में अप्रूवल किसका लगेगा, सीजी का। वो बात अलग है कि सीजी की पावर डेलीगेटेड किसको है, आरडी को। सीजी आपको अप्रूवल देगा 60 दिन में, पर अप्रूवल देने से पहले किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा, क्रेडिटर। फिर एसआर की कॉपी, सीजी का अप्रूवल, दोनों स्टेट के आरओसी के पास फाइल कर देंगे और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाएगा। फिर बड़ा अगली बात हमने जानी थी ऑब्जेक्ट क्लॉज की। नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने के लिए बस क्या चाहिए होता है, एसआर। पर अगर आपने पब्लिक से पैसा रेज किया था, पैसा अभी तक अनयूटिलाइज्ड है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आप लगाना चाह रहे हैं, तो एसआर की कॉपी पब्लिश करनी पड़ेगी 2 न्यूज़पेपर में, साथ में वेबसाइट पर होगी अपलोड, और जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको क्या देना पड़ेगा, एग्जिट ऑफर। तो इस प्रकार से आपका मेमोरेंडम हो जाएगा चेंज। फिर बेटा हम आर्टिकल्स की बातों पर गए थे। आर्टिकल की बात हमने सीखी थी सेक्शन नंबर 5 में। तो बड़ा आर्टिकल्स कंटेन दी रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी को अपने आर्टिकल्स बनाने के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। फिर भी आपकी मदद करने के लिए लॉ मेकर ने अपनी तरफ से मॉडल आर्टिकल्स बनाए हैं, पर क्या उनको मानना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, नहीं। पर अगर आपने मॉडल आर्टिकल की कोई भी बात ना तो मॉडिफाई करके लिखी है, ना ही स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करी है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल्स में कवर हो जाएगा, यस। अगला प्रावधान बेटा हमने पढ़ा था एंट्रेंचमेंट का। नॉर्मली आर्टिकल ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है, एसआर। पर अगर आप चाहे तो आप किसी भी कंपनी का आर्टिकल ऑल्टर करना ज्यादा टफ बना सकते हैं, उसी को एंट्रेंचमेंट कहा जाएगा। एंट्रेंचमेंट की बात या तो आप इनकॉर्पोरेशन के समय लिख देना, बाद में अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो पब्लिक कंपनी क्या पास करेगी, एसआर। और प्राइवेट कंपनी सारे मेंबर्स का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। जब भी एंट्रेंचमेंट का प्रावधान आएगा, स्पेसिफिक नोटिस भी आपको आरओसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर बड़ा कंपनी का केस आया था, उसके आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर उसे उधार पर पैसा चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन लगेंगे। बैंकर ने सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साइन देकर लोन दे दिया, क्या बैंकर अपना पैसा रिकवर कर पाएगा, नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पिक्चर में आया था, केस का नाम ध्यान हो तो ग्रिफिथ वर्सेस पेज। इसके बाद बेटा अगली कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि 2 डायरेक्टर के साइन तो लगेंगे, पर डायरेक्टर पहले मेंबर से भी अप्रूवल लेंगे। बैंकर ने सिर्फ 2 डायरेक्टर के साइन देकर लोन दे दिया, ये सोचते हुए कि डायरेक्टर ने इंटरनल कंप्लायंस पूरे कर लिए होंगे, क्या बैंकर पैसा रिकवर कर पाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, केस का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान। पर बेटा अगर उधार पर पैसा देने वाला इंसान खुद एक डायरेक्टर होता तो क्या वो कहते हैं मुझे क्या पता ओआर पास हुआ है नहीं, आंसर इज नो, बिकॉज़ देयर आर सम एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन क्या थी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, केस का नाम हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी। दूसरे केस के अंदर बेटा आपका आ गया था फॉर्जरी, केस का नाम रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड, कि अगर आप कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज करके किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दोगे तो ट्रांसफर इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएगा। तीसरा है तो बेटा आपका नेग्लिजेंस या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कि आपने कंपनी का अकाउंट का चेक अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डलवा दिया, तो इस केस में बैंक का फ्यूचर में लायबल होगा, बिकॉज उसके पार्ट पर शेयर नेग्लिजेंस रही थी। केस का नाम ध्यान हो तो अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। एंड लास्टली अल्ट्रा वायरस या इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आपको आर्टिकल ऑल्टर करना है, उसका प्रावधान कहां पर आ रहा था, सेक्शन 14 में। और बेटा आर्टिकल ऑल्टर करने के लिए नॉर्मली आपको क्या चाहिए होता है, बस एसआर। पर आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी और उसका पब्लिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, किसका अप्रूवल लगेगा, किसी का भी नहीं, बिकॉज लॉ पर और स्ट्रिक्टली लगेगा। पर अगर आप पब्लिक से प्राइवेट होना चाह रहे हो तो इस केस में किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सीजी का। पहले किसी जमाने में एनसीएलटी का अप्रूवल होता था, पर आज के दिन में आपको सीजी का अप्रूवल लेना होगा। 15 दिन के अंदर सीजी का ऑर्डर फाइल करेंगे और आपकी कंपनी के आर्टिकल्स यहां पर हो जाएंगे ऑल्टर। फिर बेटा हमने एक छोटा सा यहां पर बात समझी कि जब भी आप मेमोरेंडम या आर्टिकल को ऑल्टर करेंगे, क्या उसे हर कॉपी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 15 यस। एज अ मेंबर अगर आप कंपनी से चाहें तो आप मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी डिमांड कर सकते हैं। कंपनी कितने दिन में फर्निश करेगी, 7 दिन में, एज पर सेक्शन नंबर 17। और क्या बेटा आप एक्ट के अगेंस्ट कोई भी बात अगर मेमोरेंडम आर्टिकल किसी भी एग्रीमेंट रेजोल्यूशन में लिख देंगे, क्या उसका कोई भी इंपैक्ट होगा, नहीं, बिकॉज आप कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक्ट को ओवरराइड आप सिर्फ एक ही केस में कर सकते हो, अगर एक्ट ही उस चीज की इजाजत आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर बेटा हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना सीखा था सेक्शन 7 में। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म कौन सा फाइल होगा, आईएनसी 32, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे कि निमोनिक बना था मैड आप, एमसी क्या बन गया था, मेमोरेंडम। ए से आर्टिकल, डी से डिक्लेरेशन, पहली डिक्लेरेशन दी थी प्रोफेशनल ने, दूसरी डिक्लेरेशन दी थी सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर ने, एक गया था एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ, और पी से क्या बना था, पर्टिकुलर ऑफ सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर अदर कंसर्न। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करिएगा। अगर ओके है तो आरएससी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कौन से फॉर्म में, आईएनसी 11। तो बेटा आईएनसी 11 में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, जिस पर आपका सिन नंबर मेंशन होगा। सिन नंबर कितने डिजिट्स का होता है,
21 डिजिट्स का अल्फान्यूमेरिक कोड, और इनकॉर्पोरेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर प्रिजर्व करके रखते हैं परमानेंटली। अगर गलत जानकारी देकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने की कोशिश करेंगे 447 में लायबल हो जाएंगे। और साथ में एनसीएलटी इस कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी ऑर्डर पास करता है, फॉर एग्जांपल एनसीएलटी चाहे तो इस कंपनी के रेगुलेशन चेंज कर देगा, मैनेजमेंट चेंज कर देगा, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा, वाइंडिंग अप कर देगा, व्हाटएवर ऑर्डर एनसीएलटी डीम्स फिट, एनसीएलटी कैन पास दैट ऑर्डर। और एक बार बेटा जैसे ही आप सेक्शन 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लेते हो उसका इफेक्ट क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी? कंपनी बन जाएगी एक बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी वाले सारे फीचर्स उसको मिल जाएंगे एज पर सेक्शन 9। और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होगा? हम मानेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल पर कंपनी और उसके हर मेंबर के साइन है, और उसके तहत कंपनी को मेंबर को जो भी पैसा पे करना है और मेंबर को कंपनी को जो भी पैसा करना है, दे विल बी लायबल टू पे दैट अमाउंट। और इसके बाद बड़ा सेक्शन 11 हमारा ओमिट हो गया था, पर फिर लॉ मेकर अमेंडमेंट के थ्रू एक सेक्शन 10A लाए थे। और ये कौन से कंपनीज पर एप्लीकेबल है? जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है कब? 2 नवंबर 2018 के बाद, और जिसमें शेयर कैपिटल है। तो ऐसी कंपनीज को इनकॉर्पोरेट होते ही ना तो बिजनेस करना अलाउड होगा, ना ही कोई बोरिंग करना अलाउड होगा, जब तक कि 2 कंप्लायंस ना कर दे। कौन से 2 कंप्लायंस? एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन फाइल करना है, दूसरा कंपनी का एक डायरेक्टर डिक्लेरेशन फाइल करेगा कितने दिन में? 180 दिन में। और वो डिक्लेरेशन में क्या बताएगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर ने जितने भी शेयर लेना एग्री किया था उनके ऊपर वो सारा पैसा यहां पर पे कर चुके हैं। इसके बाद हम सेक्शन 8 कंपनी पर गए थे जो सेक्शन 8 डील कर रहा था। और कोई भी सेक्शन 8 कंपनी क्या आज के दिन में प्रॉफिट्स कमा सकती है? बिल्कुल, बस वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो सर वो प्रॉफिट्स का करेगी क्या? अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप चाहे नई कंपनी सेक्शन 8 की तरह बना लीजिए, चाहे आप एक्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लिमिटेड कंपनी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एक फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। बेटा सेक्शन 8 कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल नॉर्मली ऑल्टर हो जाएगा, किसी का अप्रूवल लगेगा? किसका अप्रूवल लगेगा? सीजी का। और आज अगर आप किसी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या चाहिएगा? एसआर प्लस किसका अप्रूवल? आरडी का। और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? आईईपीएफ में। और बेटा आज आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई जो सेक्शन की बातों का नॉन कंप्लायंस कर रही है, तो क्या उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है? लाइसेंस रिवोक होने के बाद सीजी चाहे तो ऐसी कंपनी को अमलगमेट या मर्ज कर सकती है किसके साथ? किसी दूसरी सेक्शन 8 के साथ जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में ऑपरेट करती होगी। या बेटा इस कंपनी का वाइंडिंग अप भी कराया जा सकता है। वाइंडिंग अप पर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में आप कर देंगे ट्रांसफर। इसके बाद हम सेक्शन 18 पर गए थे जिसने डील करा था कन्वर्जन से। तो आज आप किसी भी टाइप ऑफ कंपनी को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करने के लिए आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करना पड़ेगा, तो वो सेक्शन आप कंप्लायंस करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म फाइल करेंगे, आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। पर ध्यान रखना कन्वर्जन की वजह से पुराने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स या लायबिलिटी थी उनके ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन इंटैक्ट रहेगी। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां पर आया था सेक्शन 19। किस चीज का था? तो बेटा एक सब्सिडरी को अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीदना अलाउड नहीं है। अगर होल्डिंग ने अलॉट या ट्रांसफर कर भी दिया तो वो होगा वॉइड। पर इस बात की कितनी एक्सेप्शंस थी? 3। पहले एक्सेप्शन एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग, अगर आपको शेयर मिला चलेगा। दूसरी एक्सेप्शन ट्रस्टी, या अगर सब्सिडरी बनने से पहले शेयर खरीदा था वो आप अपने पास रख पाएंगे। और क्या तीनों केसेस में वोटिंग राइट्स मिलेंगे? नहीं, सिर्फ पहले 2 केसेस में आपके पास वोटिंग का अधिकार आ जाएगा। फिर बेटा एक सेक्शन 20 यहां पर आ गया था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का, कि कंपनी मेंबर को इन तरीकों से डॉक्यूमेंट भेज सकती है, आप कंपनी को इन तरीकों से डॉक्यूमेंट्स भेज पाएंगे। और अगर जनरल मीटिंग का नोटिस है तो उसे 48 आवर्स में डीम्ड सर्व मान लिया जाता है। फिर बड़ा ऑथेंटिकेशन का डॉक्यूमेंट आया था कि कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है, केएमपी या एनी ऑथराइज्ड एम्प्लॉय यहां पर साइन कर पाएगा। और कंपनी के ब्याह पर बेटा कोई भी ऑथराइज्ड एम्प्लॉय बिल ऑफ एक्सचेंज चेक साइन कर सकता है। और कंपनी के ब्याह पर कोई भी डीड साइन करनी है तो आप अटॉर्नी को ऑथराइज कर सकते हैं, या तो कॉमन सी लगाकर, या 2 डायरेक्टर के साइन करके, या डायरेक्टर और सीएस के साइन के द्वारा भी उसे किया जा सकता है ऑथराइज। I guess this is all about chapter 2. चलिए तो चैप्टर 2 भी आपका रिवाइज हो गया। बेटा रिवाइज कर पा रहे हो? सर के ऊपर से तो नहीं आ रही बातें, कुछ याद आ रही हैं? थोड़ा द ओनली पॉइंट इज कि अगर आप तरीके से क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको एक फियर लगने लगेगा कि यार मैं चीजें भूलता जा रहा हूँ। और अभी तो आपको ये लगेगा कि मैं टॉपिक्स भूल रहा हूँ। बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पढ़ते हुए 2-3 महीना हो चुका होगा एंड यू विल फील आपको चैप्टर का नाम तक ध्यान नहीं आ रहा। मतलब ऐसा होगा, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट विल हैपन विद यू, कि आपको लगेगा चैप्टर क्या पढ़ा था, मेरे को चैप्टर का नाम तक ध्यान नहीं है, कंटेंट तो पता नहीं याद होगा या नहीं। बट अगर आपने उस समय तरीके से पढ़ा होगा, बेटा 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद उस टॉपिक को पिक करके रिवाइज कर देख लेना, आपको सारी बातें याद आएगी। आपको एग्जांपल्स तक याद आएंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, प्रोवाइडेड उस समय आपने तरीके से पढ़ाओ। चलिए तो बेटा 2 चैप्टर आपके रिवाइज हुए। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव कवर्ड सो फार एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए सीक्वेंस वाइज सेक्शन वाइज रिवाइज करना चाहोगे जिस सीक्वेंस में पढ़ा था उसमें? जिसमें पढ़ा था उसमें रिवाइज करना चाहोगे? चलो तो बेटा चैप्टर 3 हमने यहां पर पढ़ा था। सबसे पहली बात यहां पर हमने जानी थी, पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शन 23 पैसा रेज करने के कितने रास्ते हैं? 4। कौन कौन से रास्ते थे? पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। पब्लिक ऑफर में क्या क्या आ जाएगा? आईपीओ, एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल। प्राइवेट कंपनी आपके पास पैसा रेज करने के कितने रास्ते हैं? 3। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। और बेटा जैसी कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है हमारे देश में एक अथॉरिटी उसका रोल आ जाता है सेबी, एज पर नंबर सेक्शन नंबर 24। तो बेटा जिस भी लिस्टेड कंपनी कंपनी इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड के लिए इशू या ट्रांसफर ऑफ शेयर या डिविडेंड पर कोई भी कायदा कानून बनाना होगा तो सेबी को एडमिनिस्टर करने की पावर दी गई है। बाकी केसेस में पावर किसके पास है? सीजी के पास। बेटा पब्लिक इशू ला रहे तो शेयर आपको डीमेट फॉर्म में इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 29। तो बेटा लिस्टेड कंपनीज के लिए तो डीमेट मैंडेटरी हो चुका है। तो 2018 के बाद हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए
भी डीमैट मैंडेटरी है, पर कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज यहां पर एग्जम्प्ट थी। कौन कौन सी? निधि कंपनी, बॉस या गवर्नमेंट कंपनी। और बेटा क्या प्राइवेट कंपनीज के लिए भी अब डीमैट मैंडेटरी हो गया है? यस बेटा, 28 अक्टूबर 2023 के बाद से प्राइवेट कंपनीज के लिए भी डीमैट मैंडेटरी है, पर कुछ प्राइवेट कंपनीज यहां पर एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी? स्मॉल कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी अभी भी यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। और क्योंकि आप पब्लिक इशू ला रहे हो तो आपके लिए लिस्ट होना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन नंबर 40। तो बेटा आपको एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर इन प्रिंसिपल लिस्टिंग का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम आप प्रोस्पेक्टस में भी डिस्क्लोज करोगे। जो भी पैसा आप रेज करोगे उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे और पैसे का इस्तेमाल या तो सिर्फ आप अलॉटमेंट के बाद कर पाएंगे, या अगर आपका इशू सक्सेसफुल नहीं है रिफंड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेटा सेक्शन लिस्टिंग का जरूर था, पर जाते जाते एक और बात कर गया था, अंडरराइटिंग कमीशन। अगर आपको अंडरराइटिंग कमीशन पे करना है एज पर रूल 13, एक निमोनिक हमने बनाया था एनसीडी एट पार। एनसी क्या बन गया था? नॉट पेड इफ द शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करेंगे जिस समय आप प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं। प्रोस्पेक्टस में भी अंडरराइटिंग का डिस्क्लोजर जाएगा। पीसी का बना था पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स या प्रोसीड्स ऑफ द कंपनी। पावर कहां पर होनी चाहिए? आर्टिकल में। और मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स पर कितना अलाउड है? 5। डिबेंचर्स पर कितना अलाउड है? 2.5 या रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल व्हिच एवर इज लोअर। और क्योंकि आप पब्लिक इशू लेकर के आ रहे हो तो बेटा आपको एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एज पर सेक्शन नंबर 26। तो बेटा जब आप प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें बताएंगे? प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड, इट शुड बी साइंड। सेबी जो भी सीजी से पूछकर स्पेसिफाई करेगा वो सारी बातें बताएंगे, और जब तक स्पेसिफाइड नहीं है सेबी एक्ट में जो जो लिखा है वो सारी बातें आप बताएंगे। साथ में क्या जाएगा यहाँ पर? एक डिक्लेरेशन। पर बेटा दो ऐसे केसेस है जहां पर आपको प्रोस्पेक्टस देने की आवश्यकता नहीं थी। कौन से केसेस है? अगर एक्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर को आपने शेयर इशू किया है, या फिर बेटा जो शेयर और डिबेंचर आप इशू कर रहे हो वैसा सिमिलर शेयर पहले इशू करके आप लिस्ट करा चुके हो, तो ऐसे केस में भी आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रोस्पेक्टस पर एक डेट आती है जिसे डेट ऑफ पब्लिकेशन कहते हैं, और उस दिन तक आपका प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल होना चाहिए। ये बात आप प्रोस्पेक्टस पर भी मेंशन करोगे कि आरओसी के पास फाइल है, और आरओसी के पास फाइल होने के बाद प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी रहती है? 90 डेज। 90 डेज में आप उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में इशू करेंगे। और अगर आप चाहें तो आपके प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट की कंसेंट या रिपोर्ट भी आ सकती है, पर ध्यान रखना उससे एक तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, साथ में वो एक्सपर्ट कंपनी के बनने में इंटरेस्टेड ना हो। अगली बात बेटा प्रोस्पेक्टस बनाने का एक गोल्डन रूल होता है क्या? It has to be truthful in all respect। और अगर आपने ये तो बता दिया था कि आपने डिविडेंड बांटा है पर आपको लॉसेस हुए थे ये नहीं बताया, तो क्या सपरेशन ऑफ फैक्ट को भी एक मिसस्टेटमेंट माना जाएगा? बिल्कुल। केस का नाम जानो तो रेक्स वर्सेस अनालायको। इसमें तो सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये चैप्टर तो अभी कर रहे हैं। चलिए अगली बात बेटा यहां पर हमने जानी थी, अगर आप प्रोस्पेक्टस में लिखी बातों को वेरी करना चाह रहे हैं, वेरिएशन के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। एसआर की कॉपी 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, डिसेंटिंग वालों को एग्जिट ऑफर देंगे एज पर सेक्शन नंबर 27। इसके बाद बेटा हमारा प्रोस्पेक्टस बन करके तैयार है। अब हम शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू करेंगे, पर क्या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पूरा प्रोस्पेक्टस लगा पाना संभव होगा? नहीं। तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? अब्रिज प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन नंबर 33। तो बेटा आप अब्रिज प्रोस्पेक्टस लगा देना जिसमें आपके प्रोस्पेक्टस की सिर्फ समरी लिखी होगी। किसी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड है तो वो पूरा प्रोस्पेक्टस डिमांड कर सकता है, पर दो ऐसे केसेस है जहां पर आपको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज भी लगाने की जरूरत नहीं है। कौन से? या तो अंडरराइटर को शेयर एप्लीकेशन फॉर्म दिया, या अगर आपने शेयर पब्लिक में इशू ही नहीं किया। इसके बाद बेटा आपका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और पब्लिक धीरे धीरे आपके आईपीओ में पैसा लगाना स्टार्ट करेगी। और हम चेक करेंगे एज पर सेक्शन 39 मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है नहीं। बेटा कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? जितना भी आप प्रोस्पेक्टस में लिखोगे, पर सेबी के हिसाब से कितना हो गया था? 90%। पर ओएफएस पर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बातें अप्लाई नहीं करती। फिर बेटा मिनिमम एप्लीकेशन की बात आई थी, एज पर कंपनीज एक्ट कितना है? 5%। सेबी ने बढ़ाकर कितना कर दिया था? 25। पर ओएफएस के केस में सारा पैसा आपको इमीडिएटली ही मंगाना पड़ेगा। और बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आ जाना चाहिए? और प्रोस्पेक्टस इशू होने के 30 दिन में। नहीं आया तो जब आपका आईपीओ क्लोज होगा कितने दिन में पैसा रिफंड कर देना? 15 दिन। और अगर आपने पैसा रिफंड नहीं किया तो कितना ब्याज पे करना पड़ेगा? 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाने के लिए डायरेक्टर्स यहां पर पर्सनल लायबल हो जाएंगे। और अगर आपका आईपीओ सक्सेसफुल था, आपने अलॉटमेंट किया, तो यहां पर आप 30 दिन में फॉर्म पैस 3 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी करेंगे फाइल। इसके बाद बेटा हमने जाना था कि जो पब्लिक इशू आता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो सकता है आपका फिक्स प्राइस इशू, या वो सकता है आपका बुक बिल्ड इशू। तो जब आप बुक बिल्ड इशू लेकर के आते हैं वहां पर आप एग्जैक्ट प्राइस क्वांटिटी नहीं बताते, प्राइस बैंड प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इस केस में जो प्रोस्पेक्टस आता है उसको क्या नाम दिया जाता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन नंबर 32। तो बेटा इसे बुक बिल्डिंग इशू में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस की कंप्लीट डिटेल्स मिसिंग होती है। इसकी कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करते हो इशू ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले। फिर जैसे ही आपका इशू क्लोज होगा और आपको फाइनल प्राइस पता चलेगा, क्या यहां पर एक फाइनल प्रोस्पेक्टस भी फाइल करना पड़ेगा? यस। और वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से मिलता जुलता ही होगा, तो जो भी वेरिएशंस होगा उनको आप अलग से हाईलाइट कर देना। फिर बेटा अगली बात हमने जानी थी कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिन्हें बार-बार पैसा रेज करने की जरूरत होती है, पर वो बार-बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाह रही। उसका सॉल्यूशन क्या था? शेल प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31। क्या बेटा शेल प्रोस्पेक्टस हर कंपनी इशू कर सकती है? सिर्फ सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब कंपनीज, सेबी द्वारा ऑथराइज कंपनी। तो जिन कंपनीज को सेबी ऑथराइज कर देगा वो पहले इशू के टाइम तो शेल प्रोस्पेक्टस ले आएगी जिसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल। और अगले 1 साल के दौरान आप जितने भी पब्लिक इशू लाएंगे आपको शेल प्रोस्पेक्टस नहीं लाना, पर चेंजेस बताने के लिए आप क्या फाइल कर देना? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। और शेल प्रोस्पेक्टस और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस यहां पर मान लिया जाएगा। इसके बाद बेटा हमने वर्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब जाना था कि प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस भी आएगा, शेल भी आएगा, रेड हेरिंग भी आएगा। और अगर आप किसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा रेज करेंगे उसे भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। पर फिर हमने उसको डिफरेंशिएट किया था सेक्शन 30 से। किस चीज का था? एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस को ही एडवर्टाइज करते हो उसके कुछ प्रिस्क्राइब्ड बातें आपको उस एडवर्टाइजमेंट में बतानी पड़ेगी। ये सारी रिक्वायरमेंट यहां पर हमने सीखी थी। इसके बाद बेटा हमने सेक्शन 28 यहां पर डिस्कस किया था। किस चीज का था? ओएफएस। तो बेटा ओएफएस एक ऐसा मेथड होता है जहां पर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस लाकर पब्लिक को शेयर दे तो रही है, पर क्या वो कंपनी का नया शेयर है? एग्जिस्टिंग मेंबर का शेयर बिकवाया जा रहा है?
एग्जिस्टिंग मेंबर का शेयर बिकवाया जाए और ये कंपनी में कंपनी का जो भी खर्चा होगा क्या एग्जिस्टिंग मेंबर उसे रीइंबर्स कर देगा। और बेटा कंपनीज एक्ट की कुछ बातें ओएफएस पर एप्लीकेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये सब आपका ओएफएस के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। इसके बाद बेटा हमने सेक्शन 25 पढ़ा था, किस चीज का था? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो बेटा आज अगर कोई कंपनी चालाकी करके अपना शेयर इशू हाउस को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर दे दे और इशू हाउस उस शेयर को पब्लिक एट लार्ज को धीरे धीरे करके सेल कराए, तो बेटा जिस भी डॉक्यूमेंट से आप सेल करेंगे उसे क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। पर ये जो सारी प्लानिंग हुई है या मेलाफाइड भी हो सकती है, बोनाफाइड भी हो सकती है। तो बेटा बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली किस पर होगा? आरओसी पर दो ऐसे केसेस है जहां बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनी के ऊपर आ जाएगा। कौन से दो केस थे? अगर इशू हाउस ने कितने टाइम में शेयर बेच दिया? 6 महीने, या बेटा जिस समय उसने शेयर सेल किया वो शेयर कैसा था? पार्टली पेड अप, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा। और इस केस में आप जो प्रोस्पेक्टस लाएंगे उसमें आपको नेट कंसीडरेशन का डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो इशू हाउस के डायरेक्टर्स है वो आपके डायरेक्टर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और बेटा साथ में आपको बताना पड़ेगा कि उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी कॉपी आप कहां पर इंस्पेक्ट कर पाएंगे। ये सारी चर्चा बेटा प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग हमने करी थी। फिर आगे इसके बाद हम सीधे चले गए थे अपने पनिशमेंट्स के सेक्शन पर, सेक्शन 34 से लेकर 38। तो बेटा सेक्शन 34 किस लायबिलिटी का आ गया था? क्रिमिनल लायबिलिटी। तो आज अगर आपका प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड है, कौन से सेक्शन में लायबल होगे? 447। पर उससे बचने के लिए कितने सेफगार्ड थे वहां पर? 2। या तो आप क्या साबित कर दो, मिसस्टेटमेंट कैसी थी? इमैटेरियल, या आपके पास क्या था? कोई रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, तो आप बच जाएंगे। इसके बाद बेटा सेक्शन 35 यहां पर आ गया था, किस चीज का था? सिविल लायबिलिटी। तो अगर आपके प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट की वजह से किसी सब्सक्राइबर का लॉस हुआ है तो ऐसे केस में कंपनी, प्रेजेंट डायरेक्टर, प्रपोज्ड डायरेक्टर, जिसने भी प्रोस्पेक्टस इशू करना ऑथराइज किया था वो, एक्सपर्ट एज वेल एज द प्रोमोटर, दे विल बी लायबल टू कॉम्पनसेट द लॉस। पर बेटा इस केस में लॉस सिर्फ किसको मिल पाएगा? सब्सक्राइबर को। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदा है तो क्या आपको लॉस का कॉम्पनसेशन मिलेगा? नहीं। और बेटा इस सेक्शन में भी बचने के लिए कितने सेफगार्ड थे? 3। पहला सेफगार्ड क्या था? आपने प्रपोज्ड डायरेक्टर बनने के लिए अपना कंसेंट दिया था पर प्रोस्पेक्टस आने से पहले कंसेंट विड्रॉ कर लिया। प्रोस्पेक्टस आपकी नॉलेज या कंसेंट के बिना है और जैसे आपको ये बात पता चली आपने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया या आपने किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर रिलाय करते हुए वो बात प्रोस्पेक्टस में लिखी थी, एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस पर आपको पूरा भरोसा था, उसने रिटन कंसेंट भी दी थी, उसको विड्रॉ नहीं किया था, तो ऐसे केस में भी आप यहां पर सेफगार्ड हो जाएंगे। फिर बेटा सेक्शन 36 किस चीज का आ गया था? अगर आप किसी को भी फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के लिए तो सेक्शन 447 में लायबल है। 37 आपका क्लास एक्शन सूट का था कि ये सेक्शंस के जो भी रिपरकशंस है उनका बेनिफिट लेने के लिए आप खुद भी कोर्ट में जा सकते हो, अपने बिहाफ पर किसी को ऑथराइज भी कर सकते हो। बेटा सेक्शन 38 किस चीज का था? इंपर्सनेशन। तो अगर आप इंपर्सनेशन करते हुए किसी और के नाम में कंपनी के शेयर में पैसा लगाएंगे तो वंस अगेन 447 में लायबल हो जाएंगे। आपका सारा गेन डिसगॉर्ज करके या तो उस इंसान को दिया जाएगा या आईपीएफ में सारा पैसा कर दिया जाएगा ट्रांसफर। फिर बेटा हमने यहां पर एक सेक्शन 41 पढ़ा था, किस चीज का था? जीडीआर का। तो बेटा जीडीआर का जो सेक्शन था उसके अंदर आज अगर कोई इंडियन कंपनी है वो इंडिया के बाहर जाकर पैसा रेस करना चाहे तो क्या उसको डायरेक्टली शेयर इशू करना अलाउड है? नहीं। तो इसलिए उसको जीडीआर की मदद लेनी पड़ती है। जीडीआर में वो अपना शेयर किसको इशू करेगी? किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी को, और वो ओवरसीज डिपॉजिटरी भारत के इन्वेस्टर को जीडीआर इशू करके पैसा रेस करेगा। तो यहां पर जो शेयर इशू किया जाएगा किसके नाम में होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम में, पर उसकी कस्टडी कहां पर रखवाई जाएगी? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। तो बेटा जीडीआर अगर आपको इशू करना है एज पर सेक्शन क्या क्या कंडीशन थी? एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, साथ में एसआर आपको पास करना है, ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम में शेयर इशू करेंगे जिसकी कस्टडी इंडिया में रहेगी, साथ में आपको स्कीम कंप्लाई करनी पड़ेगी और एक प्रोफेशनल से आपको लेना पड़ेगा कंप्लायंस रिपोर्ट कि जीडीआर इशू करने में आपने कोई भी घपलेबाजी यहां पर नहीं करी। और बेटा दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वाज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जाते जाते लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट डिस्कस किया था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आते बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन पर थोड़ा ध्यान से इसको रिवाइज करना। तो बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट का अगर बेसिक भाषा में मीनिंग समझाना तो मतलब क्या है? कुछ गिने चुने आइडेंटिफाइड लोगों से पैसा रेस करना। तो ध्यान रखना क्या वो लोग आइडेंटिफाइड होने चाहिए? यस, मतलब उनका नाम एड्रेस कंपनी के पास पहले से दर्ज होना चाहिए और सिर्फ उनको ऑफर जाएगा। क्या वो इंसान चाहे तो किसी और के फेवर में उसे रिनाउंस कर पाएगा? बेटा कोई राइट ऑफ रिनाउंसिएशन यहां पर नहीं होता। और गिने चुने का यहां पर कितना मतलब है? 200। तो बेटा जो 200 लोग हैं मैक्सिमम उतने लोगों का प्राइवेट प्लेसमेंट कर पाएंगे, पर 200 की लिमिट देखी जाएगी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। पर 200 की लिमिट में आप कुछ लोगों को काउंट नहीं करते, किस किसको? QIB या ऐसा कोई इंप्लॉय जिसको ईसॉप के बदले में शेयर मिला था, वो आपकी 200 की लिमिट को यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर बेटा अगर आपने इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर अलग अलग इशू किया, क्या सबके लिए 200 की लिमिट एग्रीगेटेड है? अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल गया था कि हर क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए आप 200 की लिमिट अलग देख पाएंगे। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट का जो भी पैसा आएगा क्या कैश से आ सकता है? बैंकिंग चैनल से ही आएगा, बैंकिंग चैनल से आएगा। किसी भी प्रकार की कोई मार्केटिंग आप नहीं करेंगे, पैसा आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल कब कर पाएंगे? जब आप अलॉटमेंट करने के बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर चुके होंगे तभी आपको वो पैसा इस्तेमाल करना अलाउड होगा। और सेक्शन की बातों को अगर आपने ब्रेक किया तो 30 दिन में आपको सारा पैसा 12% ब्याज के साथ रिफंड करना पड़ेगा। अगली बात बेटा मैंने अलॉटमेंट की जानी थी, जब आपके पास एप्लीकेशन मनी आ जाता है तो आपको अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने दिन में करना पड़ता है? 60 दिन में। अलॉटमेंट नहीं किया तो रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन में। और अगर आपने रिफंड नहीं किया तो कितने ब्याज के साथ? 12% ब्याज के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा। पर ब्याज लगेगा कब से? 61st डे से। और भी वही पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, या तो अलॉटमेंट या फिर रिफंड के लिए ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट की फाइल आपको करनी पड़ती है 15 दिन में। इसके बाद बेटा हम रूल पर चले गए थे और रूल ने बताया कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रही है, रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? एसआर। पर यहां पर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, किसके लिए? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए, कि अगर कंपनी आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, डिबेंचर मैक्सिमम आपने कितने इशू किए हैं? 181C की लिमिट जितना। बेटा वहां पर लिमिट कितनी थी?
100% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ऐसे केस में एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाएगा। पर अगर आप इस लिमिट से ज्यादा डिबेंचर इशू करना चाह रहे हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। पर बेटा एसआर साल में बार बार पास करने, एडवांस में एक बार पास करने से काम। और बेटा एक और केस में एडवांस में एक बार एसआर पास करने से काम चल रहा था, किस केस में? क्यूआईबीस के केस में। और आज बेटा अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट किसी ऐसे इंसान के साथ करना चाह रहे हो जो किसी ऐसे देश में रहता है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे केस के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल उससे मांगना पड़ेगा। और बेटा अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा लगाते हैं तो पैसा किसके खाते से आना चाहिए? जिसका भी नाम बेटा पहले यहां पर आएगा। आई गेस दिस ऑल अबाउट दिस बैच सो फार दैट वी हैव कवर्ड। एनी डाउट्स? कोई नहीं, कनेक्ट करेंगे आज दोबारा से। हाँ जी चलो। अरे श्वेता बेटा, जब रिवीजन इतनी पेस पर चल रही है तब तो डाउट होल्ड पर रखा करो। आप इतने डाउट टाइप कर रहे हो तो मैंने उतने देर में 4-5 सेक्शन रिवाइज कर दूंगा, वो आपने सुने ही नहीं होंगे। हाँ श्वेता, मेरे को पता है मेरी रिवीजन की पेस बड़ी तेज है, पर मेरे को तेज रख के ही चलना पड़ेगा वरना फिर मैं रिवाइज ही नहीं करा पाऊंगा। और बेटा मैंने अगर फास्ट पेस पर हाफ एन आवर में रिवीजन कराया है तो क्या आप घर पर 1-1.5 या 2 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस यहाँ तक का रिवाइज कर सकते हो? तो बड़ा डुएबल तो है, अगर आप करना चाहोगे तो कंपाइल तो हो जाएगा। हाँ जी बेटा, याद होता है बार बार रिवाइज करने से, बार बार किसी चीज को बोलने से। तो आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्लास में कोई भी प्रोविजन अगर हमने पढ़ा है, उस प्रोविजन को एटलीस्ट मेरी कोशिश रहती है 6-7-8 बार आपको रिवाइज करवाई दूं। तो तभी हम डेली बेसिस पर सुबह आकर मल्टीपल रिवीजन या क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं। उसका पर्पस ये होता है किसी भी चीज को आप जितनी बार बोलते हो या सुनते हो याद हो जाता है। तो मेरे को याद इसी वजह से क्योंकि इन चीजों को मैंने कितनी बार कितने बैचेस में बोला है। तो दैट्स व्हाई आई हैव बीन एबल टू लर्न दैम। तो दैट इज योर, वो भी आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे याद होता चलेगा। तो रिवीजन इज द की, और तो कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का।